सुनोगी तुम? मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने के लिए। बिल्कुल, मैं एक अच्छी श्रोता भी हूँ और शायद बहुत दिनों के बाद कोई बात करने वाला मिला है, वरना तो मुझे भी इतने दिनों बाद कोई बात करने के लिए मिला है। मैंने तुम्हें बोर तो नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। मुझे तो अच्छा लगा तुमने अपने दिल की बातें की, और शायद बहुत दिनों के बाद किसी ने मुझसे भी इतनी बातें की। इतनी देर से तो मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी तो कहो कुछ अपने बारे में। मैं क्या बोलूं, मेरे पास कुछ भी नहीं ऐसा कहने को। कुछ तो होगा, प्लीज। तुमने मुझे इतना मान लिया, इतने अपनत्व से बातें की, मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा सुनो, बहुत देर हो गई है, हमें अंदर चलना चाहिए या फिर यहीं पर? फिर मुझे घर भी जाना है ना? ये क्या है? जितने की बात हुई थी उससे उससे ज्यादा ही है। तुम इसमें रखे हैं, तुम चाहो तो गिन लो, पूरे हैं। ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अभी तो तुमने कुछ रख लो। पता है, लॉकडाउन में ये घर में बंद रहकर इस अकेलेपन से जूझते हुए मेरी तो हालत खराब हो गई थी। कोई ऐसे दो वक्त में बात करने वाला नहीं मिला, कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं गले लगा सकूं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। कुछ सूझ ही नहीं रहा था क्या करूं। बस शायद इसीलिए मैंने तुम्हें इसीलिए बुला लिया। और आज तुमसे बात करके मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे मैं अपने किसी अजीज से बात कर रहा हूं। और सच मानो, आज मुझे देह सुख की नहीं, मन के सुख की तलाश थी। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमसे कुछ कहूं? हाँ कहो। इन 5 सालों में पहली बार किसी ने मुझे केवल एक देह नहीं समझा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मुझे याद है जब मैं पहली बार मुंबई आई थी, फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में किस्मत आजमाने के लिए। ईश्वर ने सुंदर चेहरा दिया था, मन खुलाचे भर रहा था, और कहीं ना कहीं विश्वास भी था कि इस चेहरे को देखकर कोई क्यों नहीं काम देगा। फिर काम मिला तुम्हें? काम क्या मिलता, मैं भी अन्य हजारों लड़कियों की तरह कास्टिंग काउच की बलि चढ़ गई। मुझसे कहा गया कि काम चाहिए तो डायरेक्टर के साथ मीटिंग करनी होगी। फिर मीटिंग के नाम पर उस रात उसने मुझे वाइन पिलाई, और फिर इत्मीनान से उसने अपने कपड़े पहने और कुछ रुपए मेरे पास फेंक कर कहा, बाद में आना, अभी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। और मैं अपनी बेबसी पर सिसकते रह गई। तुमने उसका विरोध क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें सच कहती हूँ कि उस वक्त मुझे भी ना एक नशा हावी था मुझ पर कि मैं भी फिल्मों में काम करूं, और लोगों ने अपने मीठी बातों के जाल में फंसाकर एक के बाद एक मेरा शोषण किया, पर काम किसी ने नहीं दिया। मैं समझ सकता हूँ, मुंबई में रहना कोई आसान काम थोड़ी ना है। फिर मुझे रोजी आंटी मिली। उन्होंने कहा कि वो फिल्मों में काम तो नहीं दिला पाएंगी, पर बहुत सारा रुपया कमाने का माध्यम बन सकती हैं। फिर काम दिलाया रोजी आंटी ने? दिलाया ना काम, दिलाया। बड़े बड़े लोगों की देह संतुष्टि करने का काम। तुम्हें बुरा नहीं लगता ये सब करना? मुझसे बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता है कि हर रात सिर्फ मेरी देह ठंडी नहीं होती है, मेरी आत्मा भी लहूलुहान हो जाती है।
पास और कोई रास्ता नहीं है क्या? इस चक्कर से निकलना कितना दुष्कर है ना, तुम ये नहीं समझ सकते। और सच कहूं तो अब इस यातना को सहने की मुझे आदत सी पड़ गई है। तो ऐसा काम कर लो जो कोई तुम्हें अच्छा लगे। इस तरह लोगों को अपना फायदा मत उठाने दो। फायदा? जब तक तुम जैसे पुरुषों की जरूरत है ना, तब तक मुझ जैसी स्त्रियां भी हैं। देखो मैंने तो अवसाद में आकर आज पहली बार ऐसा कदम उठाया है। मैं सच कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज तुम ना होते तो कोई और होता। जिंदगी की गाड़ी को चलानी ही पड़ेगी। हाँ। और सुनो, ये पैसे आज मैं नहीं ले सकती। रख लो, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आज ये बिल्कुल नहीं रख सकती। इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आज तुम्हारे साथ गुजारे शाम में मैंने एक मुट्ठी जिंदगी को जी लिया है। आज महसूस हुआ है कि मैं भी एक इंसान हूं जिसमें भावनाएं अभी बाकी है। आज एहसास हुआ है कि मैं केवल एक देह नहीं हूं। और सुनो, तुम इन सब चक्रों में मत पड़ो, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। अपना ख्याल रखना, चलती हूँ। The fourth presentation and the last presentation before the break here is titled Chaurasi, 84, created by Vipin Sethi, actors Vipin Sethi. Presentation is titled Chaurasi, 84. मैं एक रूह बोल रही हूँ, मरे हुए सरदार की रूह। सुन रहा है ना आपको? जिंदा लोगों को तो अब आपने सुनना बंद कर दिया है। अब यहाँ मरना पड़ता है अपनी बात बताने के लिए, अपनी बात सुनाने के लिए। अरे आगे आप लोग क्या सब जगह आ जाते हैं, या फिर कहीं दंगा फसाद हो रहा हो, किसी पे जुल्म हो रहा हो, बस वही देखने आते हैं? अरे यार, ये मैं आपसे क्या पूछूं? आप लोग तो यहाँ पे कोई चटपटी कहानियां सुनने या फिर रंग बिरंगे नाटक देखने आए हैं। चलिए, मेरे पास भी है एक कहानी जब मैं जिंदा था। अजी, क्या हाल चाल सबका? मैं जग्गू यानी जगजीत सिंह, यही लाला जी के मकान में किराए में रहता हूँ अपने मामा के साथ। मेरे मामा, अरे उनकी यहाँ सब्जी की छोटी सी दुकान है। कॉलेज से आके मैं उनके साथ सब्जी में अगर हाथ बटा देता हूँ। पर ये कहानी जग्गू की नहीं है, ये कहानी है शब्बो। शब्बो यानी शबनम। अरे अपनी शबनम, अपनी, आपकी नहीं, मेरी शबनम। तो कहानी शब्बो की है। मैं कॉलेज में शब्बो के साथ पढ़ता हूँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन दिल की बात तो मैं कह नहीं पाया, कब तक शब्द ही नहीं मिले। एक दिन मैं मामा के साथ हाथ बटा रहा था। मामा कहीं काम गया था, पता नहीं कहाँ गया था, ढूंढता है। मैं सब्जी साफ करता हूँ, मैंने देखा दूर से
शब्बो कोने से चली आई साइकिल लेके जैसे शब्बो मुझे लगा आज बहुत अच्छा मौका है शब्बो से दिल की बात करने का। शब्बो जा रही थी मैं शब्बो के पीछे पीछे ओ मेरी रब ने बना दी जोड़ी मेरी रब ने ये देख के शब्बो एकदम बड़ी अरे सरदार जी क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा न लड़की छेड़ रहे थे न आपको छेड़ नहीं करो मैं तो बस आपको दिल की बात कहना चाहता हूँ तुम शब्द नहीं मिले थे सोचा आपको गाना सुना दूं गाना सुनाया वो भी एकदम गलत मेरी रब ने बना दी जोड़ी। अरे ये गाना ऐसे नहीं है ये गाना है तेरी रब ने बना दी जोड़ी ये कह के शब्बो जाने लगी एकदम वापस मुड़ गई। और बात सुनो सरदार जी अगर ये गाने वाले से कुछ नहीं होगा अगर किसी लड़की से बात करनी है तो कभी किसी शायर वायर को सुन लेते जैसे कि जिगर मुरादाबादी को सुन लेते। क्या कहा है जिगर मुरादाबादी ने? ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये कह के शब्बो तो चली गई। शब्बो जी मीर साहब जी ने तो कहा है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है जाने न जाने गुल ही न जाने ये बात तो